क्यों स्टूडेंट्स, आज मैं जो आप लोगों को क्लास 4 का चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, उस चैप्टर का नाम है आवर वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, तो आवर वाटर रिसोर्सेज, ओके। आज का ये हम लोगों का चैप्टर है और इस चैप्टर से हम लोगों को अच्छे से समझना भी है वाटर का रिसोर्स क्या है और हम वाटर की यूज कैसे करते हैं, कहाँ कहाँ पर करते हैं, सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में समझना है। सबसे पहले हम ये जाने वाटर हमारे लिए इम्पोर्टेंस, वाटर का हमारे लिए इम्पोर्टेंस कितना है। यू नो दैट ऑल द एनिमल एंड प्लांट्स कैन बी नॉट लिव विदाउट वाटर। कोई जिंदा नहीं रह सकता, एनिमल हो प्लांट हो। सो वाटर इज प्रेशियस, बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। हमें इस बात को जानना बहुत जरूरी है कि जिस प्रकार अगर एनिमल और प्लांट अगर विदाउट वाटर सरवाइव नहीं कर सकते तो हम तो ह्यूमन बीइंग हैं, हम भी वाटर के बगैर सरवाइव नहीं कर सकते, अपने लाइफ को नहीं जी सकते। तो सोच सकते हैं हम कि वाटर का हमारे लाइफ में कितना बड़ा इम्पोर्टेंस है, महत्व है। पूरे अर्थ सरफेस पर अगर हम देखते हैं तो अर्थ सरफेस का 2/3 पार्ट वाटर से कवर है, बट वो सारा वाटर हमारे यूज में नहीं आता है। उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। पहले हम लोग देखते हैं कि इसको यूज कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले हम ये ध्यान रखें कि इसको यूज हम करते हैं डोमेस्टिक यूज में, जो घरेलू हमारा वर्क है, काम है। घरेलू वर्क मीन्स खाना बनाना, नहाना, कपड़े धुलाई करना, जो हमारे पास कार बाइक है उसकी वॉशिंग करना, है ना। छोटे छोटे अगर प्लांट लगाए हैं उसको वाटरिंग करना। तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ द वर्क्स दैट्स आर डूइंग and we cannot do any work without water। कैसे? घर में खाना बनाना है, पानी की जरूरत है। वॉशरूम जाना है, पानी की जरूरत है। नहाना है, पानी की जरूरत है। गाड़ी की धुलाई करना है, पानी की जरूरत है। कपड़े साफ करना है, पानी की जरूरत है। तो हम नहीं रह सकते। तो डोमेस्टिक। इसके बाद आता है इंडस्ट्रियल। बहुत सारे उद्योग धंधे हैं, उद्योग कारखाने हैं, जो हमारे फैक्ट्रियां हैं, उसमें वाटर की जरूरत होती है। और अधिक फैक्ट्रियों में हम देखेंगे तो बिना वाटर का कहीं भी काम होने वाला नहीं है। इसके बाद है हमारा इरिगेशन। इरिगेशन मीन्स सिंचाई। सिंचाई को ले लेते हैं, इरिगेशन को ले लेते हैं। आप जानते हो इंडिया एक वास्ट कंट्री है, बहुत बड़ी कंट्री है, और उस कंट्री में सबसे अधिक जो वर्क करने वाले लोग हैं वो हैं फार्मर, एग्रीकल्चर, खेती करने वाले। और खेती के लिए सबसे जरूरी क्या है भाई? पानी। पानी नहीं क्लोज होगा ही नहीं। कोई भी एग्रीकल्चर, कोई भी क्रॉप जो है विदाउट पानी का नहीं होगा, उसको कुछ ना कुछ पानी चाहिए ही चाहिए। और हमारे यहाँ तो इंडिया में जनरली देखा गया है कि अधिकांशतः जो है फार्मर वो किस पे डिपेंड करते हैं भाई? रेनफॉल पर। तो हम लोग यूजेज देखते हैं, यूजेज ऑफ वाटर। पहले यूजेज ऑफ वाटर में हम लोग ले लेते हैं। तो ये मान लो डोमेस्टिक हो गया पर्पस, सेकेंड में इंडस्ट्रियल हो गया, इंडस्ट्रियल पर्पस हो गया। थर्ड हम लेते हैं इरिगेशन। ये तीन चीज, डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल एंड इरिगेशन, दीज आर द थ्री मेन। हम तीन तरह के ऐसे प्लेस हैं
जहां हम बिना वाटर की कोई वर्क नहीं कर सकते। घरेलू हो गया, इंडस्ट्रियल हो गया और इरिगेशन हो गया। अब आते हैं हम लोग, ये तो समझ में आ गया ना, ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि वाटर बॉडी अर्थ सरफेस का 2/3 भाग को कवर किया हुआ है, बहुत बड़ा विशाल एरिया है। और उसमें खासकर इंडिया तो 3 साइड से, 3 साइड से वाटर से ही है। 3 साइड अगर हम देखते हैं इसको तो वाटर से ही घिरा हुआ है, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। ईस्ट में देखते हैं बे ऑफ बंगाल आपके सामने है, साउथ में देखते हैं इंडियन ओशियन आपके सामने है, और वेस्ट में देखते हैं अरबियन सी आपके सामने है। आप लोगों ने देखा होगा मैप में। तो हम जब इसकी बात करते हैं वाटर रिसोर्सेज की, तो वाटर रिसोर्सेज में जब हम पहुंचते हैं वहां पर तो देखते हैं कि कहां कहां से वाटर हमको प्राप्त हो पाता है। तो सबसे बड़ा बॉडी पार्ट जो है वाटर का ओशियंस और सी है। लेकिन इस वाटर को, ओशियन और सी के वाटर को हम यूज नहीं करते, कर भी नहीं सकते। इसका अर्थ जानते नहीं यूज किया जाता है। रीजन इसका यह है कि ओशियंस और सी की जो वाटर है वो सॉल्टी होते हैं, सलाइन होते हैं, खरापन होता है उन पानियों में, इसलिए उस पानी को यूज नहीं कर सकते, ना खाने में, ना पीने में, ना नहाने में, ना खेतों की सिंचाई में, इरिगेशन में, कहीं कर ही नहीं सकते। अब जो मेन हमारा वाटर रिसोर्स है वो होता कैसे है? यही ओशियन और सी के माध्यम से जो इवापोरेट होता है, इवापोरेशन होकर के पुनः रेनफॉल जब होती है, वो रेनफॉल वाटर का मेन रिसोर्स है, मेन स्रोत अगर हम कहें उसको। उसी रेनफॉल से हमें वाटर अधिक से अधिक मात्रा में अवेलेबल होता है। इसके साथ साथ जो हमारे रिवर्स हैं, नदियां, जो स्नो माउंटेन्स जो है ना, तो या तो रिवर से हम लोग, रेनफॉल से हम लोग वाटर ले लिए जो नदियों के माध्यम से आ रहा है, लेक हो गया, झील हो गया, जेबी हो गया। इसके साथ साथ स्नो में बर्फ का पिघलना, बर्फ के भी माध्यम से बहुत सारा वाटर जो है हमारे रिवर्स में आते हैं, नदियों में आते हैं। तो लेक, रिवर, पॉन्ड, अंडरग्राउंड वाटर, ये सब सारी जो हमारी रिसोर्सें हैं, इन रिसोर्सों से हमें वाटर की अवेलेबिलिटी मिलती है, हमें वाटर जो है प्राप्त हो जाता है। अब हम इस वाटर को जब देखते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में ये बात आता है कि भाई हम इसको यूज तो करते हैं, और जब हमको इसकी वैल्यू तब समझ में आती है जब कभी हमारे पास वाटर की सप्लाई नहीं होती है या किसी कारण से हमें वाटर नहीं मिल पाता है। ठीक है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जो हमारा रिसोर्स है वो है, आपने देखा रिवर हो गया, पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, अंडरग्राउंड वाटर हो गया। अब इसको हम किस माध्यम से लेते हैं? ट्यूबवेल एंड वेल, ये दो ऐसे हमारे रिसोर्स हैं। ट्यूबवेल आपको पता है, अंडरग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर में डिगिंग करके और उसको अपलिफ्टिंग किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी, बिजली के द्वारा हम उसको बाहर निकालते हैं। हम बहुत डिगिंग करते हैं, खुदाई करते हैं अर्थ के अंदर, और इसके बाद उसको हम बाहर निकालते हैं इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, बिजली के द्वारा। वो वाटर ट्यूबवेल के माध्यम से हमें बाहर आ जाता है। हम उससे अपना इरिगेशन भी करते हैं, सिंचाई भी करते हैं खेतों में, जहाँ जहाँ उसको जैसे करना होता है करते हैं। जैसे मान लो समरसेबल आजकल घर में लगा है, तो समरसेबल में पानी कैसे आता है? उसी तरह से आता है ना। हम उसको सिंचाई करेंगे। अगर हमारे पास छोटा मोटा कहीं हम पेड़ पौधे लगाए हैं तो समरसेबल के माध्यम से जो हमारे घर में चारों तरफ जो टैप नल लगा हुआ उसके माध्यम से सिंचाई भी कर देते हैं। तो वो जो वाटर है वो हमारा अंडरग्राउंड वाटर है। वेल आप देखते हैं, गांव में भी देखते होंगे, शहर में भी कहीं कहीं दिखाई आपको देगा, बीच बीच में कहीं कहीं है वाल वेल, जो कुआं, उसको हम लोग कुआं बोलते हैं। तो कुएं से पानी निकाला जाता है, वो भी डिगिंग करके के।
ज़मीन को डिगिंग कर करके, अर्थ को डिगिंग कर करके और उसको निकाला जाता है। ये संभावना अधिकांशतः जो नॉर्दर्न प्लेन एरिया है ना, वहाँ पर आसान है। तो वहाँ पे आसानी से वेल और ट्यूबवेल के माध्यम से हम लोग वाटर को कलेक्ट कर लेते हैं। डैम हो गया। अब डैम को सबसे बड़ा एक हम लोग मल्टीपर्पस जो सिस्टम है उसके लिए बनाते हैं। डैम जो आप देखते हैं चारों तरफ से उसको बांध के द्वारा, मतलब एक बड़ी दीवार की तरह उसको घेर दिया जाता है चारों तरफ से, और उसमें नदियों का पानी, उसमें रेनफॉल का पानी, जो वर्षा की पानी होती है, वाटर होती है, उसको हम लोग कलेक्ट करते हैं। और जिस एरिया में, क्योंकि हमेशा तो बरसात होती नहीं है, आप लोगों को पता है हमेशा बरसात होती नहीं है, या हमारा कंट्री ऐसा है कि कहीं बारिश हुआ तो कहीं सूखा पड़ गया, कहीं बहुत हुआ। अभी देखिए कहीं कहीं बाढ़ आ रही है पूरा चारों एरिया में, और कहीं कहीं पानी के पत्ते नहीं है, बरसात हो ही नहीं रही है। अभी अपने बनारस में देखिए ना कितना पानी हुआ क्या? नहीं हुआ, बहुत कम हुआ पानी। लेकिन यहीं आप नॉर्थ बिहार को देख लीजिए, उधर गुजरात का पूरा सूरत जो है डूब रहा है, गोरखपुर साइड में देख लीजिए। तो बहुत सारे ऐसे एरिया हैं, असम को देख लीजिए, महाराष्ट्र बम्बई को देख लीजिए, बारिश हुआ पूरा का पूरा पानी एकदम जम गया। लेकिन वो हमेशा नहीं होता, उसका सिस्टम है, सीजन के अनुसार अपना बरसात का मौसम आया, मानसून आया, चला कुछ दिन, फिर क्लोज हो गया, तो क्लोज हो गया, बंद हो गया, तो इसके बाद तो वाटर की जरूरत पड़ेगी। या ऐसे भी एरिया है जहाँ पानी नहीं हुई तो वहाँ पे तो वाटर की जरूरत पड़ेगी, तो उस डैम के माध्यम से उस एरिया में पानी को सप्लाई किया जाता है, नहरों के द्वारा, कैनल्स के द्वारा बनाकर। दूसरी बात, हमारे पास बहुत सारे एरिया हैं जो नॉर्थ पार्ट हम देखते हैं इंडिया का, उसमें कैनल्स बना करके, नहर बना करके, है ना। मान लो ये तो जो हमारा डैम और जो हमारा डैम और क्या बोलते हैं उसको, हाँ डैम तो हम मल्टीपर्पज अपने प्रोजेक्ट के लिए बनाते ही हैं। कैनल्स हम उसको क्या करेंगे, उसको यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, कैनल्स को नदियों के उससे उसको कनेक्ट करते हैं, रिवर्स के द्वारा उसको कनेक्ट करते हैं, और उस पानी को डाइवर्ट करके हम अपने खेतों में ले जाते हैं, इरिगेशन करने के लिए उसे सिंचाई करते हैं। कैनल्स हो गया। और कैनल का मतलब ये हुआ, जैसे में कि आप देखते हैं डैम है, डैम को बनाया जाता है मल्टीपर्पज, उससे हम वाटर सप्लाई कर सकते हैं, उससे हम अपना हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का प्रोडक्शन कर सकते हैं। वो एक नेविगेशन का भी साधन है, टूरिज्म का भी प्लेस है, जहाँ पर लोग उसको देखने जाते हैं। बहुत लोग उसमें नेविगेटिंग करते हैं, नाव से इधर से उधर अपना घूमते फिरते, जैसे हम लोग कैसे गंगा नदी में नाव पे बैठ करके इस साइड से उस साइड जाते हैं घूमने। तो डैम का कई मल्टीपर्पज जो है प्रोजेक्ट है, इसलिए उसको मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बोला भी गया है डैम को, ठीक है। साथ ही साथ हम डैम को कलेक्ट करके, जैसे हम इंडिया में तो बहुत सारे ऐसे डैम हैं, जैसे आप देखेंगे इंडिया में बहुत सारे ऐसे डैम हैं जिनको आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए भाखड़ा नंगल डैम है, वो पंजाब में है। फरक्का डैम पश्चिम बंगाल हो गया, है ना। कोसी हो गया, कोसी डैम, कोसी प्रोजेक्ट जिसको हम बोलते हैं, बिहार में हो गया। तो कई तरह के ऐसे डैम हैं। नागार्जुन हो गया जो आंध्र प्रदेश में है। तो कई तरह के ऐसे डैम हैं जो आपको देखने को मिलेगा। तो डैम को इसीलिए बनाया जाता है कि पानी को एक जगह, वाटर को कलेक्ट कर लिया जाए, और जब जैसी ज़रूरत हो उसके अनुसार उसको यूज किया जाए। ट्यूबवेल, वेल, आप लोगों ने देखा कि ट्यूबवेल और वेल के माध्यम से किस प्रकार से हम वाटर को यूज करते हैं, किस प्रकार वो हमारा एक रिसोर्स है जिससे हम वाटर को अपने माध्यम के लिए, अपने यूज के लिए ले करके उसको यूज करते हैं। अच्छा, बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ
बेल या वेल से सिंचाई होती है। नॉर्थ इंडिया में आप आसानी से, चूँकि वहाँ पे हो जाता है ये बात, बट यही काम अगर हमको साउथ इंडिया में करना होगा तो दिक्कत होती है। प्लेटू एरिया ना, पहाड़ी एरिया, तो वहाँ पर हम किस चीज़ का अधिक से अधिक यूज़ करते हैं, वहाँ पर हम लोग अगर देखा जाए तो टैंक की व्यवस्था करते हैं। टैंक समझ रहे हैं ना, बहुत बड़ा, क्योंकि वहाँ पे वेल को डिगिंग करना, ज़मीन को खोदना हर जगह वो पॉसिबल नहीं है। रॉकी है ना, चट्टानी एरिया है, हिली, तो बहुत वहाँ पे परेशानी होती है, दिक्कत होती है डिगिंग करने में, खुदाई करने में। तो इस कारण से वहाँ पर क्या किया जाता है, ऐसे प्लेस को देखा जाता है जहाँ सुटेबल हो, वहाँ पे बहुत बड़े एरिया में टैंक बना दिया जाता है ना, और उसी टैंक के माध्यम से उसमें वाटर को कलेक्ट कर लिया जाता है या और जो काम होते हैं वो होते रहता है। तो ये अधिकांशतः हम साउथ इंडिया में देखते हैं, जो हमारा प्लेटू एरिया है, पेनिनसुलर एरिया है वो, और अधिकांशतः तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में इस तरह की टैंक आपको मिलेंगे, और इस तरह का ये इरीगेशन जो है वहाँ पर बहुत ही फेमस है। सवाल ये उठता है कि इतना वाटर अवेलेबिलिटी होने के बावजूद भी हमारे पास पानी की मात्रा कम है। तो आप लोग देख ही रहे हैं कि जो पानी का मेन पार्ट है वो है हमारा ओशियन और सी, तो वहाँ से तो हम पानी को यूज नहीं कर सकते, वाटर की यूज नहीं कर सकते। तो जब हम वहाँ यूज नहीं कर सकते तो हमारे पास वाटर क्या बचा। अब हमारे पास छोटे छोटे स्मॉल पॉट्स में हमें कलेक्ट करने का एक मौका भी मिलता है रेनी सीजन में, लेकिन हम उसको कलेक्ट नहीं कर पाते हैं, जबकि हमारे पास बहुत बड़ा एक नेचुरल गिफ्ट है, नेचर ने हमको दिया है रेन वाटर की तरफ, रेन फॉल के रूप में। जितना दिन ही हमारे यहाँ रेनी सीजन रहता है, वर्षा ऋतु रहता है, अगर हम चाहें तो उस सीजन में बहुत सारा वाटर कलेक्ट कर सकते हैं, बट हम उसको कलेक्ट नहीं कर पाते। ये अवेयरनेस की कमी है, ये हमारी और आपकी भी कमी है, और इसमें हो सकता है गवर्नमेंट भी जो है हमारी उस तरह से ध्यान अभी तक नहीं दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज के समय में भी अगर देखें तो पूरा देश बाढ़ से डूब रहा है, और कुछ ही समय के बाद पता चले कहीं पानी ही नहीं, मतलब पानी के लिए त्राहिमाम मच गया। लोग इधर से उधर दौड़ रहे हैं पानी के लिए, पीने का पानी तक नहीं मिलता है। पानी के लिए आप लोग देखते हैं कभी कभी न्यूज में एक टैंकर पानी आता है और लोगों की हुजूम लग जाती है वहाँ पर, अपना अपना कैन लेकर के, अपना अपना बर्तन लेने के लिए। क्यों? पानी है ही नहीं। अभी आप लोगों ने देखा कुछ ही समय पहले 15 अगस्त को हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री क्या बता रहे थे, घर घर हमको पानी पहुंचाना है। बताइए, इतना साल हो गया, इतना वर्ष बीत गया हमारी आज़ादी का, देश का, लेकिन अभी हमारे यहाँ वाटर, शुद्ध वाटर हमको पीने के लिए नहीं मिला। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तो इसकी में गलती सबकी है, हमारी गलती है, आपकी गलती है। गवर्नमेंट जो है वो तो गवर्नमेंट यहाँ का जो सिस्टम है उसके अनुसार अपना चलेगी। तो हमें हर लोगों को दिमाग में रखना है वाटर की क्या इम्पोर्टेंस है हमारे लिए। हम जानते हैं कि बिना वाटर के हम रह नहीं सकते, हम जानते हैं कि वाटर हमारे लिए कितना प्रेशियस है, इसके बावजूद भी हम वाटर को वेस्टेज करते हैं। हम जानते हैं कि रिसोर्स इसका कम है, लेकिन इसके बावजूद भी हम इसका वेस्ट करते हैं। हमें इस बात को ध्यान रखना होगा कि वाटर का हम वेस्टेज ना करें, और जो पोल्यूशन हमारे डोमेस्टिक वेस्टेज से या इंडस्ट्रियल वेस्टेज से जो वाटर हमारी नदियों, हमारे झीलों, हमारी पौंडों में जो पोल्यूशन हो रहा है उसको हमको रोकना होगा। हमें ध्यान देना होगा कि हम इस पोल्यूशन को, वाटर पोल्यूशन को रोकें, पोल्यूट ना होने दें। अपने घर परिवार में सबको समझाएं कि घर का जो भी वेस्टेज मटेरियल है, कचरे जो है, वो हम कभी भी इधर उधर ना फेंकें, डस्टबिन में रखें। वहाँ से नगर निगम या जो भी है कर्मचारी अपना आकर के लेकर के उसको जाएंगे। इस चैप्टर में हम लोगों को मेन समझना यही था, वाटर के रिसोर्स क्या है। आप लोगों ने देखा कहाँ कहाँ से हमको वाटर मिल सकता है, कहाँ कहाँ से हम वाटर लेते हैं। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि इसको यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो डोमेस्टिक है ही आपके, इंडस्ट्रियल है ही आपके, इरीगेशन है ही आपके,
सिस्टम के तहत आप इसको यूज करते हैं। इसके बाद हमको इसको पोल्यूट नहीं करना है, ध्यान रखना है, हमको वाटर को सेव करना है, हमको वाटर को बचाना है, हमें पोल्यूट नहीं करना है। इसी के साथ इस चैप्टर को हम यहीं पर आपको समाप्त करते हैं। जय हिंद।